तो भाई देखो, पहला है क्वेश्चन, कूलाम के नियम को समझाते हुए उसका सदिश रूप लिखिए। इंग्लिश में बोले कूलाम्स लॉ, डेरिवेशन एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले ये देखते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। एक बात ये समझ लें कि कूलाम का नियम हमेशा स्थिर आवेशों के लिए कार्य करता है। कैसे आवेशों के लिए? स्थिर आवेश, यानी कि आवेश रुके हुए होंगे। दो चार्ज होंगे, पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। जितनी पॉसिबिलिटीज है, जितनी संभावनाएं, वो सामने है। संभावनाएं टोटल 3 है। या तो दोनों चार्ज प्लस के होंगे, या तो दोनों चार्ज माइनस के होंगे, या तो एक चार्ज प्लस का होगा और एक चार्ज माइनस का। यहां पर देखिए कितने चार्ज है। पहले वाले चित्र में 2 चार्ज है, प्लस Q1 और प्लस Q2। दूसरे वाले में माइनस Q1 माइनस Q2। तीसरे वाले में प्लस Q1 माइनस Q2। यहां पर टोटल 3 पॉसिबिलिटीज दी गई है। जब दोनों प्लस के होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, जब दोनों माइनस के होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, जब एक प्लस एक माइनस होगा तो उनके बीच आकर्षण होगा। यानी सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम साइन के चार्ज होंगे तो रिपल्सन होगा, और डिफरेंट टाइप के चार्ज, अलग अलग साइन के चार्ज होंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे आता है। तो फार्मूला तो सभी को याद है। फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Q1 और Q2 क्या है? दोनों चार्ज। R क्या है? दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो कहा क्या गया 1785 में, 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन थे? कूलाम। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 2 स्थिर बिंदु आवेश, देखो पहला वाला भी स्टेशनरी चार्ज यानी रुका हुआ है, दूसरा वाला भी स्टेशनरी चार्ज रुका हुआ है। 2 स्थिर बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्या होते हैं यानी पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक बिंदु के बराबर जो चार्ज होता है वही पॉइंट चार्ज होता है। जिस चार्ज को जितनी ज्यादा डिस्टेंस से देखा जाएगा वो उतना ज्यादा छोटा नजर आएगा। अगर यहाँ पर हमने ये गोला टाइप का बनाया, पास से देखोगे तो इसका साइज बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको दूर से देखोगे, अभी हम यहाँ से देख रहे हैं A पॉइंट से तो बड़ा दिख रहा है, B पॉइंट से देखोगे थोड़ा छोटा दिखेगा, और दूर से देखोगे और छोटा दिखेगा। जैसे कि एक्चुअल में चंद्रमा जितना बड़ा दिखाई देता है उतना बड़ा है नहीं, वास्तव में तो बहुत बड़ा दिखाई कैसा देता है? छोटा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा। तो ऐसे चार्ज जिनके बीच की दूरी, ऐसे चार्ज जिनके बीच की दूरी जो होती है वो उसके साइड के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की अगर बहुत ज्यादा होगी तो क्या इस चार्ज को ऐसा नहीं लगेगा कि सामने वाला बहुत छोटा है, और उसको क्या लगेगा ये बहुत छोटा है। तो कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज कब होता है, कोई भी आवेश बिंदु आवेश कब होता है? जब उसके बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, उसके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। तो सभी बच्चों को बिंदु आवेश का मतलब समझ में आया? बोलो भाई, बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? ऐसे चार्ज जिनके बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में उनका साइज बहुत कम है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिंदु आवेश। कूलाम का नियम वहां लगेगा जहां पर चार्ज जो होगा वो पॉइंट चार्ज होगा, बिंदु आवेश होगा, और दोनों ही रुके हुए होंगे, यानी हम कहेंगे स्थिर। स्थिर का मतलब स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। तो पहली बात यहाँ ये आती है कूलाम का नियम कब फॉलो होगा? जब चार्ज कैसे होंगे? बहुत छोटे होंगे और स्थिर होंगे। बोलो बात समझ में आई? नियम क्या है? सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये सब नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मुख्य बात क्या लिखनी है? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, देखो उसमें आ रहा है 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ,
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है बिंदु आवेश। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, यानी उनके गुणनफल के क्या होता है, अनुपात। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन या स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बोलो बात समझ में आई? हिंदी में क्या बोले जाएगा? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, याद रखना दो स्थिर बिंदु आवेश, ये लिखना बहुत जरूरी है। टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी देखो। कहा जाएगा दो आवेश है, उनके बीच का फोर्स कैपिटल है, दो चार्ज है, उनके बीच का फोर्स क्या है, कैपिटल है। अगर दोनों चार्ज को दोगुना कर दिया जाए, ट्वाइस कर दिया जाए, दो गुना, तो नया बल कितना हो जाएगा? चलो बताओ, पहला चार्ज कितना है, Q1, दूसरा भी कितना, Q2। अगर बात करें दोनों दुगने हो गए तो यहाँ पर भी दो आ गया, यहाँ पर भी दो आ गया। अब बात की जाए Q1 Q2 जो है वो ऊपर होगा फार्मूले में कि अपॉन? ऊपर, ऊपर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो अगर हम दो और दो ला रहे हैं यहाँ पर तो दो दूनी चार, ये चार ऊपर आएगा कि अपॉन में आएगा? तो हम कहेंगे नया जो बल है, नया बल पुराने बल का कितने गुना होगा? तो ऐसे आंसर लिख दोगे। अगर क्वेश्चन ये कह दिया गया दो चार्ज हैं, उनके बीच की दूरी को आधी कर दी, उनके बीच की दूरी क्या कर दी पहले, आधी। अगर पहले दूरी कितनी, r, पहले दूरी r स्क्वायर में, वो फार्मूला है, पहले दूरी कितनी, अब दूरी की जगह तो आप अगर यहाँ पर r/2 रखोगे तो r/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर r की जगह क्या रखोगे, r/2 का होल स्क्वायर करोगे, r²/4, 4 कहाँ पहुंच जाएगा? तो जब दूरी आधी की तो 4 कहाँ पहुंच रहा ऊपर? तो बताओ 4 गुना की 1/4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। जब ऊपर पहुंच जाएगा तो उतने गुना, जब नीचे आ जाएगा तो उतना पार्ट हो जाएगा। अगर जैसे कि 2 ऊपर पहुंच गया तो 2 गुना, 2 नीचे तो आधा, 3 ऊपर पहुंच गया 3 गुना, 3 नीचे तो तिहाई, 4 ऊपर पहुंच गया 4 नीचे, ठीक, 1/4, 1/3, हाफ। अगर ऊपर पहुंच गया ट्वाइस, 2 गुना हो गया, 4th टाइम हो गया, है ना। तो अगर हम क्वेश्चन को ऐसे बना रहे हैं, बताइए आंसर कितना आएगा? दो आवेशों के बीच बल कितना दिया गया? कहा गया दोनों आवेशों को दोगुना और उनके बीच की दूरी को आधा कर दे, तो बल कितने गुना हो जाएगा? समझ कर बताओ, दोनों आवेश को कितने गुना? 2 गुना। यहाँ पर 2 और 2 आ रहा, दूरी को क्या कर दिया, आधा, यानी r की जगह r/2, इसका स्क्वायर करोगे तो r²/4, 4 कहाँ पहुंचा, तो 4 और 2 दूनी 4 ऊपर पहले से 4 × 4 16, 8 कौन कह रहा? ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी, तो नया बल कितने गुना हो जाएगा? बोलो ये बात सभी को समझ में आई? इस तरह के क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आपको गलत नहीं करने, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं कि दूरी आधी कर दे तो बल कितने गुना, दूरी चौथाई कर दे तो बल कितने गुना, या आवेश दोगुना कर दे तो बल कितने गुना। अगर हम दोनों आवेश को दोगुना ना करें, किसी बताओ किसी एक आवेश को दोगुना और दूरी आधी, अब बताओ बल 8। वेरी गुड। अगर हमने कहा एक आवेश 2 गुना, दूसरा आवेश 3 गुना और दूरी आधी, अरे 3 दूनी 6 और 4 ऊपर चला गया 24, 6 चौको 24 गुना आरा से। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अब ये फार्मूला आता कैसे, जल्दी से देखो, नियम हमने आपको बता दिया, ठीक है? नहीं समझ में आया तो आपको पढ़ना है। नहीं आया क्या अभी भी? इस नियम में था ही क्या? पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। हम मान कर चले दोनों प्लस में, वो इच्छा आपकी, चाहे दोनों प्लस में ले लो, चाहे दोनों माइनस में ले लो, चाहे एक प्लस में ले लो और एक माइनस, आंसर वही आएगा, उससे मतलब है। तो जब पहला वाला आवेश दूसरे वाले आवेश को खींचेगा कि धक्का देगा? रिपल्सन, अट्रैक्शन की रिपल्सन। तो फोर्स लगा दूसरे चार्ज पर लगा तो F2, रिप्रेजेंट देखो कैसे करते हैं,
F का मतलब फोर्स किस चार्ज पर, किसके द्वारा, इसको ऐसे रिपीट करो। बोलो समझ में आया? ऐसे इस वाले चार्ज पर भी तो फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, पहले पर फोर्स लगा, किसके द्वारा? तो जिस पर फोर्स लगे उसको पहले लिखना, जिसके द्वारा लगे हाँ, जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है उससे पहले लिखोगे, और जो जो फोर्स लगा रहा है उसे बाद में। ये हो गया F21 और ये क्या हो गया F12। अच्छा, अब बात ये आई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? डेरिवेशन में कुछ नहीं था, डेरिवेशन में ऐसे था Q1 Q2 के डायरेक्टली क्या है प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस कितनी है उसके स्क्वायर के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन्हें क्या करना है मिलाने पर, ऑन कंबाइनिंग दे, इन्हें कंबाइन कर लो, क्या ये ऐसा कुछ बनेगा? जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो अभी हम देख रहे थे जब भी चार्ज की वैल्यू चेंज कर रहे थे तो फोर्स चेंज हो रहा है। बताओ, चार्ज बढ़ा रहे थे तो फोर्स भी बढ़ रहा था, चार्ज कम कर रहे थे फोर्स, लेकिन अगर दूरी बढ़ा रहे थे तो फोर्स घट रहा था। क्यों? क्योंकि दूरी तो उल्टी है ना, फोर्स दूरी कम फोर्स ज्यादा, दूरी ज्यादा फोर्स कम। तो कहने का मतलब केवल इन्हीं पर डिपेंड करता है कि मीडियम पर भी डिपेंड करता है? मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अगर चार्ज के बीच कुछ भी ना हो, यानी वैक्यूम, कोई एयर पार्टिकल ना हो, कोई गैस ना हो, तो बताओ ये एक प्लस हो गया और दूसरा वाला प्लस, दोनों एक दूसरे को बहुत तेजी से धक्का देंगे, बहुत तेजी से भाग जाएंगे, आसपास कुछ है। लेकिन अगर आसपास एयर है तो जब ये दूर जाएंगे तो क्या एयर के पार्टिकल से टकराएंगे? क्या उतनी तेजी से दूर जाएंगे कि पहले से स्पीड कम हो जाएगी? अगर हम इनको पानी में रख दें तो स्पीड और कम हो जाएगी, पानी तो और गाढ़ा होता है। जो मीडियम जितना ज्यादा गाढ़ा फोर्स उतना कम, जो मीडियम जितना ज्यादा हल्का फोर्स उतना ज्यादा। तो मतलब कोई मीडियम, वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम है हल्का? वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी ना हो, एक ऐसा प्लेस यानी फ्री स्पेस जिसे बोलते हैं, जहां कोई एयर पार्टिकल ना हो, जहां कोई गैस का पार्टिकल ना हो, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? वैक्यूम यानी निर्वात। क्या बोलते हैं? जहां कुछ भी ना हो। तो आपके अकॉर्डिंग बताओ फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होना चाहिए? बोलो बोलो। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि अगर दो आवेशों के बीच निर्वात है और उन आवेशों को माध्यम में रख दिया जाए, मीडियम, पहले वैक्यूम है, मीडियम में रख दिया जाए, तो बताओ फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बढ़ेगा, घटेगा। जब बीच में कुछ नहीं तो स्पीड में जा रहे हैं, जब बीच में कोई मीडियम आ गया तो अब धीरे धीरे जाएंगे, फोर्स कम नहीं होगा। पहले तेजी से धक्का दे रहा है जब बीच में कुछ नहीं था यानी वैक्यूम, अब बताओ इतनी तेजी से धक्का दे पा रहा है? ऐसा समझो, एक प्लस और एक माइनस, बीच में कुछ नहीं, तेजी से पास आ। लेकिन अगर बीच में कोई मीडियम आ गया तो क्या उतनी तेजी से पास आ पाए? तो बताओ फोर्स का मान घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? ये भी क्वेश्चन आता है। तो जितने तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिए। एक क्वेश्चन ये आता है कैपिटल के बारे में, वो कैपिटल के क्या होता है वही मीडियम के बारे में बता रहा है। जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, प्रयोग किए गए तो पता चला उस कांस्टेंट को हमने अभी यहाँ देखो किससे डिनोट किया? स्मॉल के। ये कांस्टेंट किससे डिनोट किया? स्मॉल के। एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि स्मॉल के की जगह रखा जाए 9 × 10 की पावर 9। ये सब जगह फॉलो कर रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया? इसको रिप्रेजेंट किया गया ऐसे 1/4π ऐसे ही क्यों रिप्रेजेंट किया गया? तो अब इतना डीपली नहीं जाना, आपको समझ में आ गया? इसको ऐसे लिखना है बस। तो अब बताओ फोर्स का फार्मूला बताओ क्या बन गया? 1/k की जगह 4πε Q1 Q2/r²। अच्छा एक बात बताओ, इस समय चार्ज के बीच क्या है मीडियम? क्या ये कंफर्म है? वायु यानी एयर है कि पैराफिन है कि वैक्स यानी मोम है? अभी तो कुछ पता ही नहीं। जो पता नहीं है तो इसको हमने ऐसे मान लिए ये फोर्स किसमें निकाल रहे? अरे बोलो। तो F के सफिक्स में हमने लिख दिया मीडियम, ये फोर्स किसमें? मीडियम। अगर हम कहते हैं इन वैक्यूम, किसमें? यानी निर्वात। निर्वात की जब बात करेंगे तो बताओ निर्वात का मतलब एक ऐसी जगह फ्री स्पेस जहां कुछ भी ना हो। नहीं का मतलब क्या होता है? नॉट। तो अब बताओ फोर्स वही मीडियम वाला रहेगा कि कुछ चेंज हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे यार अभी तक बीच में मीडियम, तो
फोर्स कम था, धीरे धीरे दूर जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो बहुत तेजी से दूर जाएंगे, तो F के सफिक्स में क्या लिखेंगे? V का मतलब मतलब फोर्स बढ़ जाएगा। अब इसको पहचानने का तरीका यहाँ लिखा था एप्सिलॉन, क्या लिखा था? एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन के नीचे जीरो लगा दिया, ये जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वैक्यूम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वैक्यूम। नॉट का मतलब कुछ नहीं है। बाकी चार्ज में क्या हमने कोई चेंज किया? क्या डिस्टेंस में कोई चेंज किया? केवल और केवल चेंज हुआ मीडियम, मीडियम चेंज होकर क्या बन गया? अब बताओ अपॉन में क्या चल रहा है? इसको कह दिया इक्वेशन नंबर, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर। अब आप बताओ दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा होता है? बोलो। वैक्यूम वाला फोर्स ज्यादा, मीडियम वाला फोर्स कम। ज्यादा वाले में कम वाले में डिवाइड करो। जब डिवाइड करो बेटा ज्यादा वाले में तो 1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें डिवाइड किसका हो गया बताओ? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन, बताइए 4 पाई से 4 पाई Q1 Q2 R स्क्वायर, ये कहाँ पहुंच गया? तो बताइए क्या ये ऐसा कुछ आ गया? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक जो ना समझ में आए पूछो, बोलो। फोर्स जो होता है चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नियम क्या लिखो? कूलाम के नियम के अनुसार वैद्युत बल किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला उन आवेशों के गुणनफल के और बीच की दूरी के वर्ग के मिलाने पर यह आया। कांस्टेंट की जगह स्मॉल के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन। कोई दिक्कत? अगर हमने कहा वैक्यूम है तो एप्सिलॉन की जगह इसको कह दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक इक्वेशन में दूसरी वाली इक्वेशन का डिवाइड कर दिया हमने। किसमें किसका डिवाइड किया? सेकंड में, ज्यादा वाले में कम वाले। एक बात बताइए, फोर्स अगर पहले था 2 न्यूटन और बाद में जब वैक्यूम आ गया तो 20 न्यूटन हो गया। डिवाइड करोगे न्यूटन से न्यूटन, 2 से डिवाइड करो 20 है। ये 10 क्या है? नंबर। जब वेलोसिटी में वेलोसिटी यानी वेग में वेग का डिवाइड करते हैं एक संख्या आती, तो बल में बल का डिवाइड करो तब भी तो एक संख्या है। इस संख्या को हमने नोट कर दिया बच्चों कैपिटल के। किससे? कैपिटल के को कहेंगे माध्यम का परावैद्युतांक। क्या कहेंगे? माध्यम का परावैद्युतांक। इंग्लिश में कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसे क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। के की वैल्यू जो आई किसकी जगह आई? बोलो। इसकी जगह ये रख दिया। और सामने क्या चल रहा है? बोलो ये लाइन समझ में आई? तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब बच्चों के मन में आ रही है एप्सिलॉन था क्या? एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिट देना। जैसे नहीं गाड़ियों के पीछे लिखा होता है परमिट, कि भैया तुम यहाँ पर यूपी तक ही रह सकते हो। किसी में लिखा ऑल इंडिया परमिट, पूरी इंडिया में हो, यूएसए में लेके चले जाओ अपनी मोटरसाइकिल, है ना? तो केवल उतने के अंदर ही रहना। तो परमिट का मतलब परमिशन से। इसे हम हिंदी में बोलेंगे वैद्युतशीलता। क्या बोलेंगे? वैद्युतशीलता। इसे बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसे हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की वैद्युतशीलता। इसे हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, निर्वात की वैद्युतशीलता। बोलो बात समझ में आई? जरा एप्सिलॉन यहाँ पर रखो, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर रखो बच्चों। देखो प्रूविंग हो गई। एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, बताइए क्या आ जाएगा? F इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अरे एप्सिलॉन की जगह क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट के। साथ में क्या चल रहा है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबके बारे में सुन लो। F का मतलब फोर्स इन मीडियम, माध्यम में लगने वाला बल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कांस्टेंट होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 × 10⁹। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यानी निर्वात की। कैपिटल के का मतलब होता है माध्यम का परावैद्युतांक। अलग अलग वैल्यू होती है इसकी। जैसे हम कहें निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए तो कैपिटल के की जगह 1, एयर के लिए एक ही मानेंगे, होता है 1.0003। मानेंगे क्या? ठीक है, एयर के लिए भी एक, वैक्यूम के लिए भी एक। बाकी अगर कोई भी मीडियम दिया जाएगा तो उसमें हम लोग अलग अलग वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में। जैसे वाटर दे दिया जाएगा तो के की जगह रखना आपको 80, क्वेश्चन में दिया जाएगा। एयर या वैक्यूम यानी निर्वात या वायु नहीं दिया जाएगा, उसमें हमेशा एक है। Q1 Q2 क्या है? चार्ज। R क्या है? दोनों के बीच की दूरी। चलो बताओ कूलाम का नियम सभी को आया? यस सर। जिनको नहीं आया वो वीडियो फिर से देखें। ओके सर।
अब यहां से आपने देखा था एक फार्मूला बना एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। कभी आपसे पूछा जाए के क्या होता है माध्यम का परावैद्युता तो आप बोलोगे किसका रेशियो द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हिंदी में क्या बोलोगे किसी माध्यम में वैद्युशीलता और निर्वात में वैद्युशीलता के अनुपात माध्यम का परावैद्युता। बोलो बात सुनिए। अब इसका वेक्टर फॉर्म देख लीजिए जल्दी से। ये दो चार्ज हैं। पहले चार्ज का नाम है बच्चों Q1, दूसरे चार्ज का नाम है Q2। पहला वाला दूसरे वाले को धक्का देगा। चलो बताओ बल का नाम F21। चलो बताओ अगर 1 से 2 गए डिस्टेंस कितनी? अगर हम 2 से 1 जाए तब भी क्या डिस्टेंस आ रहा है? Yes, sir. क्या अलग हो वही होगी। इस पर फोर्स 1 2 F1 इस पर फोर्स क्या होगा? F1 F12 ठीक है ये हो जाएगा F12 ठीक। अब जो वेक्टर फॉर्म है वो कैसे लिखा जाता है उसको देखो बेटा। यहां पर ऐसा कुछ फार्मूला आया था अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ये आया था। Yes, sir. वेक्टर फॉर्म तब माना जाता है जब किसी भी वैल्यू के ऊपर या तो तीर लगा हो यानी कि ये वेक्टर या तो लगा हो कैप टाइप तभी तो हम उसको मानते हैं वेक्टर। Yes. अभी यहाँ पर कोई भी सिंबल नजर आ रहा नो सर। अभी तो ये वेक्टर है। नहीं। वेक्टर कैसे बने तो बच्चों हमारे पास दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते थे। एक होता था वेक्टर ए डॉट एक होता था वेक्टर ए क्रॉस। चलो बताओ इसका फार्मूला क्या था? cos थीटा इसका बताओ AB sin थीटा। याद करो इसमें एंड कैप भी आता है। यस सर। तो बताओ दोनों में से वेक्टर फॉर्म को कौन डिनोट करता है? A और B। इसमें आंसर में देखो कोई ना कोई सिंबल आ रहा है। Yes, sir. इसमें तो कुछ नहीं आ रहा। तो बताओ जब वेक्टर फॉर्म होगा तो सामने कुछ ना कुछ सिंबल आना चाहिए। जैसे हमने कह दिया कि a बराबर 5 तो बताओ ये वेक्टर फॉर्म है। हमने कहा वेक्टर a बराबर 5 ये भी नहीं एक तरफ तो वेक्टर लगा अगर हमने कहा 5 i कैप तो वह वेक्टर। अब ये वेक्टर फॉर्म बना। 5 वैल्यू है x एक्सिस की डायरेक्शन हमने लिख दिया 5j कैप यानी सामने रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ कैप वगैरह होना चाहिए तभी तो पता चलेगा वेक्टर है। तो अभी अगर हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया तो सामने क्या अभी कहीं पर भी कोई सिंबल आए नहीं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? तो सामने सिंबल किसका लाया जाए? आप समझो ये चार्ज जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश राशि। दूरी भी तो अदिश राशि। लेकिन अगर हम 1 से 2 जाएं 2 से 1 जाएं तो कुछ ना कुछ तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जब 1 से 2 जाएंगे तो क्या फोर्स की डायरेक्शन यस सर। डायरेक्शन जो है फोर्स की क्या डिस्टेंस की डायरेक्शन में हम 1 से जब 2 जा रहे हैं तो डिस्टेंस ऐसी ही तो है और इसी डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है? फोर्स की जो डायरेक्शन है क्या डिस्टेंस की डायरेक्शन में? तो बताओ ये जो दूरी की दिशा है उसी दिशा में तो ये बल भी प्रदर्शित यस है। सर। अगर हम इधर से जाए तो ये वाला फोर्स दूरी की दिशा तो हम सामने जो कैप का यूज करेंगे क्यू कैप का कि आर कैप? आर कैप का। बोलो बात समझ में आई कि यस सर। अब यहाँ पर कितनी तरह के फोर्स हैं? दो। दो। एक है 2-1 वाला एक है 1 2 वाला। अगर यहाँ लगाओगे 2-1 तो याद रखिए यहाँ लगाओगे 1-2 क्या लगाओगे? 1 2। अब बच्चों के मन में आया ऐसा क्यों करना है? तो आप बताओ ये वाला जो वाला है F21 ये चार्ज को राइट साइड ले जा रहा है कि लेफ्ट साइड? राइट साइड। इसकी डायरेक्शन 1 से 2 की ओर कि 2 से 1 2 से 1 से 2 की। 1 से 2 की ओर भाग और ये चार्ज इधर जा रहा है ना 1 से 2 की ओर जा रहा है। ये वाला चार्ज किधर जा रहा है? 2 से 1 2 से 1 की तो ओर। अगर हम निकालेंगे F का फार्मूला आप बताओ क्या लिखोगे? 1 अपॉन 4 pi sin नॉट k Q1 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर तीर लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया कैप। जब हम करेंगे 1-2 तो यहाँ क्या लिखोगे? 2 1। बोलो बात समझ में आई कि Yes, नहीं? sir. इधर 1-2 तो उधर। अच्छा कुछ किताबें क्या लिखती हैं? कुछ किताबें इसी को ब्रेक कर देती हैं। ब्रेक कैसे किया जाएगा? ए कैप का फार्मूला होता है बच्चों ऊपर सदिश और नीचे ऊपर सदिश नीचे अदिश। तो आर कैप का फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा? ऊपर वेक्टर आर नीचे नीचे केवल आर
बोलो बात सुन में आई? Yes, sir. इसको ब्रेक करो, बताओ क्या बनेगा। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यहाँ पर बताइए वेक्टर R इसको ब्रेक करें तो यहाँ पर ही 1 2 लगा दिया, यहाँ पर ही 1 2। तो बताइए अदिश रूप है ना, यस सर और ये भी कैसा रूप? अदिश। इसमें भी 1 2 लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे 1 से 2 जाओ तब भी दूरी याद, 2 से 1 जाओगे तब भी दूरी याद, चाहे 1 2 लिखो 2 1 चाहे 2 1 है तो दूरी बराबर ना। अरे बोलो बात समझ में यस आई? सर तो इसको ऐसे लिखो, ये इससे इंक्लूड हो गया तो बताओ क्या ये क्यू पर गया? Yes, तो sir. कुछ किताबें ऐसे लिखती अपॉन में क्यू होगा और कुछ किताबें ऐसे लिखती, तो दोनों ही वेक्टर फॉर्म सही है। बोलो कोई दिक्कत? ये इसका कौन सा रूप हो गया? सदिश रूप। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कूलाम का नियम आपको समझ में आ गया? Yes, sir. उसका डेरिवेशन आ गया Yes, और sir. इसका ये कौन सा फॉर्म? सदिश वेक्टर रूप। फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना। ये अदिश रूप था। कैसा रूप था? अदिश रूप। इधर तीर लगा है, उधर क्या पास? इधर 2 1 है तो उधर 1 2 और इधर 1 2 है तो उधर। बोलो बात सुन में। यस सर अच्छा एक बात और, इसकी एक प्रूविंग आती है F21 बराबर ये कूलाम के नियम को शो करता है, सॉरी न्यूटन के नियम, न्यूटन के गति के न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को ये शो करता है। कोई दिक्कत? नो सर